हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, आखिरकार इन तीनों सेक्ट्स ने मिल करके उस बड़े से टर्टल बीस्ट को तो हरा दिया होता है। इसके कारण यहाँ फैंग्योटावा सेक्ट का जो डिसाइपल फैंग होता है वो सबके सामने ये सजेस्ट करता है इस टर्टल बीस्ट के अंदर से निकलने वाला जो इनर कोर ट्रेजर है इसका हकदार तो सिर्फ यांगकाई है, क्योंकि यांगकाई ने ही बीस्ट को हराने में हमारी काफी मदद की है। अभी उस बीस्ट के इनर कोर इक्लिजर को यांगकाई को देने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन यांगकाई उसे अकेले लेने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि हम सब ने यहाँ पे बराबर मेहनत की है इस बीस्ट को मारने में। तो फिर आगे फैंग अब ये सजेस्ट करता है तो क्यों ना हमें इस इनर कोर को आपस में ही बांट ले। के लिए जैसे ही वो उस बीस्ट के इनर कोर को बाहर निकालता है, देखते हैं कि उन सभी ने जो पहले से ही वहाँ पे अलग अलग तरह के मिस्टीरियस बीस्ट को खत्म किया था और उनके पास उनके इक्लिजर्स थे, वे अपने आप ही उनकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर ये 8 इक्लिजर्स जो होते हैं वो आसमान में एक जगह जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं और अचानक से वे 8 इक्लिजर गोल गोल दिशा में घूमते हुए एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वे 8 इक्लिजर्स एक जगह इकट्ठा होने के कारण वहाँ पे एक बड़ा सा बीस्ट सोल क्लाउड क्रिएट हो जाता है। इसी बीस्ट क्लाउड फॉर्मेशन को देख करके यांगकाई के बॉडी के अंदर वो जो अर्थ डिमन वाला इवल स्पिरिट रह रहा होता है तुरंत ही यांगकाई से कहता है कि यंग मास्टर, आपको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा कि इस फॉर्मेशन की एनर्जी जो है वो काफी दूर तक रिलीज होगी। इसके चपेट में जो भी आएगा वो घायल हो जाएगा। यहाँ पे उस फॉर्मेशन से लगातार इलेक्ट्रिक वेव्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ये देख के यहाँ जो यांगकाई होता है तभी डिसाइपल से चिल्ला करके कहता है, हमें अभी के अभी एक सेफ प्लेस पे जाना चाहिए कि हम इसके इलेक्ट्रिक वेव से बच पाएं। वे सभी डिसाइपल वहां से रिट्रीट करते हुए उस इलेक्ट्रिक वेव से काफी दूर चले जाते हैं और फिर इंतजार करने लगते हैं कि आखिर इस बीस्ट क्लाउड फॉर्मेशन से ऐसा क्या ही रिलीज होने वाला है कि या तो उनके लिए खतरा साबित होगा या तो फिर उनके लिए एक बहुत बड़े ट्रेजर की ओर जाने का रास्ता खोलेगा। आगे हम देखते हैं कि उस बीस्ट क्लाउड फॉर्मेशन से भयानक तरह की इलेक्ट्रिक वेव्स की तरंगे नजर आती हैं। इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। थंडर वेव का साउंड इनके लिए सहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, भले ही ये लोग उस क्रिएशन से काफी ज्यादा दूर थे। जैसे ही वो थंडर टर्बुलेंस वहाँ पे खत्म होती है, वहाँ पे उन लोगों को एक स्पिरिचुअल गेट दिखाई देता है। बारे में वो जो इवल स्पिरिट होती है यहाँ पे यांगकाई को बताना शुरू करता है कि वही चीज है जिसकी तलाश में तुम सभी यहाँ पे आए हो। जो भी डिसाइपल्स यहाँ अपने कल्टीवेशन के 9 लेवल से कम लेवल पे है, तो इसके अंदर जाते ही या तो मारा जाएगा या तो गायब हो जाएगा। जिन डिसाइपल्स के पास कुछ ऐसे विजन या स्किल्स हैं, उन्हें ये चांस मिल सकता है कि वो इस केव के एक्चुअल रियल इनहेरिटेंस को हासिल कर पाए। अब आगे इन सभी के सामने उस गुफा वाली रियल इनहेरिटेंस का दरवाजा खुल चुका था, जिसे देख करके सभी हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिरकार ये राज यहाँ पे छुपा हुआ था। ये जो फैंग होता है वो यांग को यहाँ पे शुक्रिया कह रहा होता है, तुम्हें तो इस जगह के बारे में काफी कुछ नॉलेज है, तुमने ही उस बीस्ट को मारने के लिए यहाँ पे पहल किया था, इसीलिए तो हमें गुफा का यहाँ पे रियल इनहेरिटेंस की डोर यहाँ पे नजर आई है। यांग उसे यही जवाब देता है कि मुझे भी इसके बारे में अभी ही पता चला है और तुम्हारा ये कहना बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं इस जगह से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये बस एक तरह से तुक्का समझ लो कि हमें यहाँ पे ये गुफा की रियल इनहेरिटेंस यहाँ पे मिल गई है। आगे यांगकाई यहाँ सभी से कहता है कि जब हमारे पास ये चांस खुद चल करके आया है तो हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए जितने भी डिसाइपल्स हैं जो इंजर्ड या हर्ट हुए हैं, यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन के जरिए अपने आप को हील कर लो। अपने आप को पूरी तरह से हील करने के बाद ही हम इसके अंदर जा करके उस ट्रेजर को कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए अपने अपने प्लान्स बनाना। आगे वो कहता है कि हम इसके अंदर तुरंत ही नहीं जा सकते, क्योंकि इस फॉर्मेशन की अपनी एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है। तक इस फॉर्मेशन की डिफेंसिव ऑरा बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो जाती, मैं तब तक अपनी बॉडी को हील करने के लिए काफी अच्छा टाइम मिल गया है। आगे यांगकाई बैठ करके वहीं कल्टीवेट करने लगता है ताकि वो अपने पुराने वॉन्ड्स को यहाँ पे हील कर सके। इधर हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की जो डिफेंसिव ऑरा होती है वो ब्रेकआउट कर जाती है। उस रियल इनहेरिटेंस वाले गेट के डिफेंसिव फॉर्मेशन जैसे ही वहाँ पे टूटता है, बिल्कुल भी वहाँ पे वातावरण चेंज हो जाता है। तुरंत ही रात से वहाँ पे दिन हो जाता है और उन सभी को उस फॉर्मेशन के अंदर से अलग अलग तरह के नज़ारे दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे उसके अंदर सभी को लाखों सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं।
उस फॉर्मेशन के अंदर सीढ़ियों का एक अंतर जाल बिछा हुआ था जो कि इतना अलग अलग जगह पे जाके एंड हो रही थी और ये सीढ़ियाँ किसको कहाँ ले जाएंगी ये किसी को भी नहीं पता। आगे उन्हें उस फॉर्मेशन के अंदर वही फीनिक्स बर्ड की स्पिरिट और उस ड्रैगन की स्पिरिट साथ में दिखाई देती है जो इस बात का संकेत करते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है एक्चुअल में उसी केव की रियल इनहेरिटेंस है। अब एक डिसाइपल यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते हुए जैसे ही उस फॉर्मेशन के अंदर अपने हाथ को डालता है उसकी कल्टीवेशन लेवल लो होने के कारण उसका हाथ तपने लगता है। यहाँ पे यांगाई इसके साथ ये जो हो रहा है इसका कारण उस अर्थ डिमन को पूछता है जिसपे अर्थ डिमन यहाँ यांगाई को बताता है कि यही वो रियल इनहेरिटेंस है। में 10,000 से भी ज्यादा लेयर्स है उन हेवनली रैंक्स की और सिर्फ वही डिसाइपल्स इसकी लेगेसी के लिए फाइट कर सकते हैं जिनमें कुछ काबिलियत हो। ये जो सीढ़ियाँ इसके अंदर तुम देख रहे हो कि एक्चुअल में तुम डिसाइपल्स के लिए एक टेस्ट होगा। हर एक सीढ़ी अल्टरनेट यिंग और यांग एट्रीब्यूट से बनाए गए हैं लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ट्रू यांग एनर्जी को तो प्रैक्टिस करते हो जिसके कारण तुम्हें इसका कुछ फायदा हो सकता है और तुम्हारी स्किल के कारण तुम इस यिन और यांग एनर्जी को रेजिस्ट कर पाओगे। लेकिन जो इस ट्रू युआन रिल्म की प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए ये सीढ़ियाँ चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ ही सीढ़ियों के चढ़ने के बाद इनकी बॉडी की यिन यान एनर्जी जो है वो पूरी तरह से इन सीढ़ियों द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इसके बाद वो डिसाइपल्स या तो यहाँ पे मारे जाएंगे या तो फिर कहीं पे और गायब करके टेलीपोर्ट कर दिए जाएंगे। मतलब कि आसान भाषा में उसने ये कहा है कि जिसकी जितनी भी कल्टीवेशन लेवल होगी उसी के हिसाब से वो उन सीढ़ियों पे चढ़ पाएगा। अब आगे यांग का यहाँ सोचने लगता है कि इस गेट के अंदर तो मिस्ट्री पे मिस्ट्री फैली हुई है जहाँ पे इसकी मिस्ट्री को सुलझाना तो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग होगा। इधर दूसरी तरफ वो डिसाइपल इजी सोच रहा होता है कि अगर मैं इसके अंदर चला गया तो मेरे एक्सपीरियंस को भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। आगे वो जो इवल स्पिरिट होती है यहाँ पे यांग काई को उस रियल इनहेरिटेंस के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगती है। वो उसे बताता है कि उस रियल इनहेरिटेंस के अंदर मिलने वाले जो ब्लेसिंग्स होगी वो तुम्हें डायरेक्ट हेवन से ही मिलेंगी। ये मैं जबकि एक इवल स्पिरिट हूँ तो उस सर्कल के अंदर मैं जा भी नहीं सकता। आदि वहाँ जाने के बाद मैं तुम्हारी ना तो हेल्प कर सकता हूँ ना ही बाहर आ सकता हूँ। मुझे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के ही किसी कोने में छिप करके रहना पड़ेगा कि मैं उस रियल इनहेरिटेंस वाली मैजिक सर्कल की जगह पे जा नहीं सकता। आगे वो जो इविल स्पिरिट होती है यहाँ पे यांग काई को आगे जाने के लिए गुड लक कहती है। कहती है कि मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर जो हैं वो डेस्टिनी ऑफ हेवन को जरूर ही इनहेरिटेंस कर पाएंगे। अब उस गेट के अंदर जा करके उस हेवन ऑफ डेस्टिनी को पाने के लिए सभी के अंदर होड़ सी मच जाती है। सभी यही चाह रहे होते हैं कि उस इनहेरिटेंस के ट्रेजर को सिर्फ वही पाए। अब आगे सुयान जो होती है यहाँ पे यांग काई को ऑल द बेस्ट कहते हुए वो भी अंदर चले जाती है लेकिन उसे जाने से पहले यांग काई को यही कहती है कि तुम्हें अंदर अपना ख्याल रखना होगा। यहाँ पे दूसरी तरफ फैंग जो होता है वो यांग काई से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा होता है। वो सुयान को ये कहता है कि सिस्टर तुम चिंता मत करो, मैं उस गेट के अंदर यांग काई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे कुछ भी हर्ट नहीं होने दूंगा। यहाँ पे वो इतनी दोस्ती का दिखावा यांग काई के साथ इसलिए कर रहा होता है तो उसमें तो उसका ही स्वार्थ छिपा होता है। उसने ये सोच लिया होता है कि यांग काई को तो यहाँ के बारे में काफी कुछ जानकारी पता है तो अगर वो उसके साथ जाएगा तो इस केव के सीक्रेट ट्रेजर्स को खुद पाने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यांग काई को उस केव के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है कि वो आने वाले वहाँ खतरों से बच सकता है अगर वो यांग काई के साथ इसके अंदर एंट्री ले। अब आगे वो दोनों जुड़वा बहनें मियार और सियार होती हैं। वो भी ये देख करके हैरान रह जाती हैं कि आखिर वो जो फैंग है वो इतना ज्यादा दोस्ती का दिखावा यांग काई से क्यों कर रहा है। उसके तो मुझे कुछ अपने ही मोटिव्स दिखाई देते हैं। जिसपे जियार उससे कहती है कि हमें भला इससे क्या मतलब, तो बस इस बात से मतलब होना चाहिए कि हमें उस केव के इनहेरिटेंस को हासिल करेंगे। तभी हमारे ब्लडी वॉर गैंग के सेक्ट को बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस इनहेरिटेंस वाले ट्रेजर की। ना हमें किसी के साथ जाना है ना ही किसी का इंतजार करना है। आगे इतना कहती ही वो दो बहनें भी उस इनहेरिटेंस को पाने के लिए उस गेट के अंदर एंट्री कर लेती हैं। जो फैंग होता है वो यांग काई का कुछ ज्यादा ही यहाँ पे खुशामद कर रहा होता है। उसकी ये चापलूसी देख करके यहाँ पे यांग काई भी समझ जाता है कि इसने कुछ और ही समझ करके मुझे अपने साथ चलने को कहा है। लेकिन वो मन ही मन सोचने लगता है कि बच्चे तू मेरे साथ तो चल, लेकिन तो गलत इंसान को अपने साथ ले जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जैसे हम वहाँ पे इंटर करेंगे अपनी अपनी कल्टीवेशन लेवल के अनुसार सबका टेस्ट लिया जाएगा। जो सीढ़ियाँ होंगी किसे कहाँ पे टेलीपोर्ट करेंगी, किसे किस जगह पे उठा के पटकेंगे ये किसी को भी नहीं पता। सभी लोग अंदर साथ में तो जाएंगे लेकिन अलग अलग तरह से उनका टेस्ट लिया जाएगा। तभी शुआंगी जो होती है वो यहाँ पे फैंग से कहती है कि हम भी तुम्हारे क्लासमेट हैं, हम सभी को साथ में मिल करके चलना चाहिए। इस पे फैंग जो होता है उस पे छिड़क जाता है ये कहते हुए कि तुम एक लड़की हो, लड़कियां
तो कमजोर होती हैं, इसीलिए मेरे साथ चलने के बारे में सोचना भी मत। इस पे स्वांगी तो इस बात को दिल पे ले लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, तुम्हारे से ज्यादा मेरे में हौसला और काबिलियत है। आगे वो उसको खरी खरी सुना देती है और एक जोरदार तमाचा वो उस फैंग के चेहरे पे जड़ देती है। उसे कहने लगती है कि मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? ये चाटा तुम्हें याद दिलवाएगा कि लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए। जिसमें फैंग यहाँ फिर से उसे कह पड़ता है कि यूजलेस वुमेन। सुनकर शिवांगी कुछ दूर आगे जाती है, लेकिन वापस आकर के बारह उसके दूसरे गाल पे यहाँ पे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है और उसे कहती है कि आइंदा यूजलेस कहा ना, तो फिर तुम्हारी बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं बाकी रहेगा जहाँ पे मैं तुम्हारी कुटाई नहीं करूंगी। इतना कहते ही वो भी उस इनहेरिटेंस वाले गेट के अंदर एंट्री कर लेती है। आगे यांग और फैंग भी उसके अंदर एंट्री करते हैं और धीरे धीरे सारे डिसाइपल्स उसके अंदर एंट्री ले लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खून खोल रहा होता है उस डिसाइपल जी का। उसे तो ना ही इनहेरिटेंस वाले ट्रेजर से मतलब है, ना ही उसे डेस्टिनी ऑफ हेवन को पाने की चाहत है। तो बस इस गेट के अंदर इसलिए एंट्री करता है क्योंकि उसे बस एक मौके की तलाश है कि जैसे ही वो यांग को अकेला पाएगा उसे जान से मार डालेगा। अब आगे हमें उसी रिल्म के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वे लोग तो यहाँ पे साथ में चढ़ते हैं, लेकिन सभी अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हुए थे। यांग भी यहाँ पे सोचने लगता है कि जैसा कि उस इवल स्पिरिट ने उसे बताया था कि जिसकी जितनी भी हैसियत यानी कि कल्टीवेशन लेवल होगी उसे उसके हिसाब से ही टेलीपोर्ट किया जाएगा। इसलिए यांग यहाँ पे काफी ऊंचाई की पोजीशन पे नहीं टेलीपोर्ट हुआ था, अभी भी बाकियों से काफी लो लेवल पे है, इसलिए उसे काफी निचली लेवल की सीढ़ियों पे ही टेलीपोर्ट किया जाता है और उसे अब पूरी तरह से अपने बॉडी के यिंग और यांग एनर्जी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए। लेकिन जैसा कि उस इवल स्पिरिट ने बताया था कि इन हर एक सीढ़ियों में एक सीढ़ी यांग एनर्जी की है और दूसरी सीढ़ी यिन एनर्जी की है। ये सीढ़ियां यहाँ यांग के लिए ट्रेजर ही साबित होंगी कि वो ट्रू युवान रिल्म की प्रैक्टिस करता है, इसीलिए यिन और यान एनर्जी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर सकता है। यांग के लिए ये सीढ़ियां किसी ट्रेजर से कम नहीं है। वो जैसे जैसे इन सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है इनकी एनर्जी एब्सॉर्ब करता जा रहा था, जो कि उसके यांग एट्रीब्यूट की कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। ही उसकी बॉडी के अंदर यांग एट्रीब्यूट्स की जो लेवल्स होती है वो इंक्रीज हो रही थी। उसकी बॉडी के जो स्ट्रेंथन है वो लगातार बढ़ रही होती हैं। यांग तो इससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे दूसरे डिसाइपल्स के लिए ये एक टेस्ट होता है, यांग के लिए ये एक यिन और यान एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का अच्छा मौका था। से उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा स्ट्रेंथन महसूस होने लगती है। आगे वो सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले अभी कई सौ गुना सीढ़ियां और भी ज्यादा बाकी होती हैं जिसका चढ़ना बाकी है। भले ही उसकी स्ट्रेंथन यहाँ पे मजबूत हो रही थी, लेकिन वो भी है तो एक इंसान ही। लगातार सीढ़ियों के चढ़ने के कारण उसके जो मसल्स होते हैं उसमें क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं और उसकी एनर्जी लेवल जो होती है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगती है। आगे यहाँ यांग एक पॉइंट पे आके बहुत ही ज्यादा थक जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर वो देखता है कि उसकी पहले पड़ाव की मंजिल पे वो आ चुका है, जहाँ पे वो दोनों जुड़वा बहनें पहले से ही पहुंची हुई हैं। इन दोनों को ही वो हाय कहता है। ये दोनों भी यहाँ पे काफी मुश्किलों से पहुंची थी और इनकी सांस यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद उखड़ रही होती है। यहाँ पे जीआर सोचने लगती है कि ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, इसने तो काफी कम टाइम पे हमसे यहाँ पे कैचअप कर लिया है। आगे यहाँ यांग इनके पास पहुँचता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही हो। इस पे जीआर उन्हें बताती है कि ऑब्वियस सी बात है कि इस सीढ़ियों के अंदर यिंग एंड यांग एट्रीब्यूट्स के पावर्स हैं, जिन्होंने हमारी बॉडी के यिन एंड यानी एनर्जी को पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लिया है। के कारण हमें इन सीढ़ियों को चढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई और हमारी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। लेकिन तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम थके हुए हो। पता है कि इन सीढ़ियों के यिंग और यान एनर्जी की कॉन्सिक्वेंसेस का इफेक्ट तुम पे नहीं पड़ा। आखिर तुमने ऐसी कौन सी ट्रिक यूज की है जिसके कारण तुम आराम से इतनी तेजी से इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए यहाँ आ गए। जिस पे यहाँ यांग सोचने लगता है कि वो अपनी इस स्पेशल सिचुएशन को इनको तो ऐसे समझा नहीं सकता, इसलिए बेटर यही होगा कि वो इनकी यहाँ पे थोड़ी मदद कर दे। और ना ही यहाँ पे यांग अपने उस स्पेशल ट्रिक के बारे में इन दोनों को बताना चाहता था, इसलिए वो उनसे कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा मार्शल आर्ट का एक ट्रिक है कि प्रैक्टिस से तुम्हारी भी थकान दूर हो सकती है। आगे वो अपने दोनों हाथ को आगे करता है। इसके बाद यहाँ पे जो मियार होती है वो बिना संकोच के अपने हाथ को यांग के हाथ में रख देती है। वही जियार जो होती है वो इसके लिए हिचकिचा रही होती है। तब मियार उसके हाथ को पकड़ के यांग की हथेली पे उसके हाथ को रख देती है। इसके कारण इन तीनों में एक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे यांग ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, जिसके कारण उन दोनों बहनों की ही वहाँ पे जो यिंग और यांग एनर्जी के खत्म होने की वजह से उनके शरीर में थकावट आ चुकी थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यांग की बॉडी में यिन और यान एनर्जी की मात्रा काफी ज्यादा भरपूर है। ये वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इन लड़कियों में ट्रांसफर कर देता है।
जिसके कारण उनके बॉडी में एनर्जी महसूस होने लगती है और वो पहले से अच्छा महसूस करती हैं। आगे जियारो उसकी इस ट्रिक को देख करके उससे कहने लगती है कि तुमसे मैं जितनी बार मिलती हूँ तो हर बार अपने नए नए और अलग अलग हिडन स्किल्स से मुझे चौंका देते हो। तो आखिर ये स्किल्स तुमने सीखे कहाँ है, या तो ये कहो कि तुम्हें ये स्किल्स कहाँ से मिले हैं, मैं उसका राज जरूर पता करके रहूंगी। यांग काई यहाँ पे इसकी बात को टाल देता है और उससे कहता है कि बेटर यही होगा कि अभी हमें उन ट्रेजर को ढूंढने के लिए अपनी सारी मेहनत लगानी होगी। जिसमें यहाँ पे जियारो उससे कहती है कि तुम पहले जाओ क्योंकि हमें किसी और रास्ते की तरफ जाना है। आगे मियार जो होती है वो अपनी सिस्टर से पूछ रही होती है कि हम आखिर यांग काई के साथ क्यों नहीं चल सकते। वे जियारो उसे बताती है कि हमारी एबिलिटीज के कारण हम उसके साथ कैचअप नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यांग काई के बॉडी में यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की अच्छी खासी एबिलिटी है, इसके लिए हम उसके पेस को नहीं मैच कर पाएंगे। बेटर यही होगा कि हम अपनी खोज को अपने तरीके से दूसरी राह पे कंटिन्यू करें। आगे यांग काई दूसरी सीढ़ी को पकड़ते हुए अपने मंजिल के अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पे काफी देर तक सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसे अपना एक अगला पड़ाव दिखता है, जहाँ पे उसे सिया खड़ी हुई नजर आती है। कहीं उसे देखते ही उसे ग्रीट करने के लिए जब उसके पास जाता है, सिया एकदम आक्रामक हो जाती है, यांग काई पे ही हमला करना शुरू कर देती है। यांग काई उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यांग काई है और आखिर वो उस पे क्यों हमला कर रही है, लेकिन यहाँ पे सिया उसकी एक नहीं सुनती और यांग काई पे लगातार अटैक्स करने लगती है। यांग काई के पास अब कोई चारा नहीं होता, इसीलिए उसे सिया के अटैक्स को डिफेंस करना ही पड़ता है। आगे सिया यही सोच रही होती है कि मुझे यांग काई के अंदर कुछ इवल स्पिरिट की ऑरा जैसी महसूस हो रही है कि मेरी बॉडी के अंदर यांग और यिन की डिस्टर्बेंस चल रही है। इसलिए इसका पता लगाने के लिए मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ यहाँ यांग काई पे नहीं यूज कर पा रही हूँ। इसीलिए वो उसे साफ साफ पूछ बैठती है कि तुम्हारी इस बॉडी के अचानक से इतना ज्यादा इम्प्रूव होने का क्या कारण है, तुम किसी इवल स्पिरिट के वश में तो नहीं हो। इसमें यांग काई उसे कहता है कि तुम मुझसे काफी दिनों से नहीं मिली हो, इसीलिए तुम्हें मेरी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। यही बात उस इवल स्पिरिट की, तो मैं किसी इवल स्पिरिट के चपेट में नहीं हूँ। जिसमें अब सिया उसे पूछती है कि जब ऐसी ही बात है तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो डिसेबल योंग तुम पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तुम उस समय बेहोश थे, लेकिन तुम्हारी बॉडी से कुछ ऐसी चीजें निकली इसके कारण वो योंग वहीं पे मारा गया। तो क्या तुमने उस योंग को मारा था? जिसमें यांग काई उसे ऑनेस्टली जवाब देता है कि हालांकि ये चीज तो मुझसे रिलेटेड है, मैंने किसी डिसेबल को जान से नहीं मारा है। अब इनकी बातों को वहाँ पे जो डिसेबल जी होता है वो दूर से ही सुन रहा होता है। आगे अपनी बात को साबित करने के लिए यहाँ पे यांग काई जो होता है अपनी कल्टीवेशन लेवल की ऑरा को यहाँ पे सिया के सामने रिलीज कर देता है, ताकि वो इसकी सच्चाई को देख पाए कि उसके अंदर कोई भी इविल स्पिरिट अभी वास नहीं कर रही। जैसे ही वो अपनी कल्टीवेशन ऑरा यहाँ पे रिलीज करता है, सिया देख करके हैरान रह जाती है। यांग काई ने बहुत ही कम समय में अपने कल्टीवेशन लेवल को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, के कारण उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आखिर इतने कम टाइम में इसने एक अलग रिल में अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर लिया है? कोई ऐसा भी कर सकता है कि अपने प्योर यांग एनर्जी का यूज करके बिना कोई इवल स्पिरिट की मदद से अपने आप के रिल्म को एक हायर लेवल पे ले जाए? आगे यहाँ अचानक से सिया को चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाती है। अब वो यांग काई को बताती है कि उसके बॉडी के अंदर जो यिंग और यांग की एनर्जी है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा अब इंजर्ड हो चुकी है। अभी यांग काई जो होता है उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। वो ये कहता है कि वो जहाँ भी जाएगा सिया को अपने साथ लेकर के जाएगा, अपने बॉडी के अंदर की यांग एनर्जी से वो उसकी मदद कर सके। इसी बात का तो इंतजार वो डिसेबल जी वहाँ छुप के कर रहा होता है, तो उसे एक मौका मिले ताकि वो इन दोनों को ही खत्म कर पाए। उन दोनों से ही वो नफरत करता है। ये दोनों ही उसके काली करतूतों के चश्मदीद गवाह हैं। इसलिए ये जान करके कि यहाँ पे सिया काफी ज्यादा इंजर्ड है, यहाँ पे प्लान बना रहा होता है कि किस तरह से वो यांग काई और इस सिया को यहाँ पे खत्म कर दे। इसके इस इवल इरादे के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक किए बगैर मत जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।